बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे पर दिखला दे रहे हैं, पूरा पढ़ा रहे थे। तो सबको याद है कि क्वांटम नंबर स्टडी कर रहे हैं 2 दिन से। हमने आप सबसे कहा था कि हर इस यूनिवर्स में हर एक पर्सन का अपना कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे मेरा एड्रेस क्या है, इसका भी एड्रेस अगर आप देखना चाहते हो, हर एक पर्सन का अपना इंडिया में कोई ना कोई स्टेट, यूपी, बिहार, दिल्ली, वो किसी न किसी स्टेट से बिलोंग करता है। उस स्टेट में उसका अपना कोई डिस्ट्रिक्ट जरूर है। जैसे गाजीपुर, मऊ, बलिया, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी अपनी कोई ना कोई कॉलोनी है, नगर, नौकापुरा, उस कॉलोनी के अंदर उसका अपना एक हाउस नंबर है। तो हर एक पर्सन का अपना कोई ना कोई एड्रेस होता है। सेम वैसे ही किसी एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक एड्रेस होता है। उसका अपना एक सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और स्पिनिंग होती है। कि मैंने आप एड्रेस इधर लिख रखा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कॉलोनी, हाउस नंबर, और इधर मैंने किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिख रखा है, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और स्पिनिंग। और किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को जानने के लिए हम लोग को 4 नंबर की रिक्वायरमेंट थी। उसी 4 नंबर को हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। वो 4 नंबर क्या क्या है? पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब जिस नंबर को हम यूज करके किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस खोज लेंगे, उसी नंबर को हम लोग क्वांटम नंबर नाम दे रहे हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सेल के बारे में नॉलेज देंगे। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमको सब सेल के बारे में नॉलेज देंगे। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमको ऑर्बिटल के बारे में नॉलेज देंगे। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमको इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग के बारे में नॉलेज देंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से, और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। बताएं कि इस 4 क्वांटम नंबर को 4 अलग अलग साइंटिस्टों ने खोजा था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोहर ने, एजीमुथल को सोमरफेल्ड ने, मैग्नेटिक को लिंड ने, और स्पिन क्वांटम नंबर को गोल्ड स्किमिडिट ने डिस्कवर किया। अब एक क्वांटम नंबर को हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे। 12 क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको डिस्कवर किया था बोहर ने। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम लोग 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक लेते हैं। n की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये सबसे पहला सेल रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग k सेल कहते हैं। n की वैल्यू 2 लेंगे तो l सेल रिप्रेजेंट करता है। n की वैल्यू 3 लेंगे तो m सेल, n की वैल्यू 4 लेंगे तो n सेल, 5 लेंगे तो o सेल, 6 लेंगे तो p सेल, 7 लेंगे तो q सेल। बताए थे n की वैल्यू आप इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, लेकिन अभी तक पीरियोडिक टेबल स्टडी करने के लिए आप केवल 7 ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पीरियोडिक में टोटल 7 ही पीरियड होता है। n बराबर 1 होगा तो इसको फर्स्ट पीरियड कहेंगे, n बराबर 2 होगा तो सेकेंड पीरियड कहेंगे। ऐसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट टोटल 7 पीरियड। बताया थे इंग्लिश की शुरुआत ABCD से होती है, लेकिन सेल हम लोग ए से क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि सेल वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था गॉर ने, उनके नाम का पहला लेटर लेकर इस सेल का नाम रखा गया है क्या? के सेल। इसलिए जब इसका फिगर बना हुआ सबसे पहले सेंटर न्यूक्लियस होगा। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 1 के सेल को इंडिकेट करें। n बराबर 2 होगा तो l सेल, n बराबर 3 तो m सेल, n बराबर 4 तो n सेल। और हर सेल का रेडियस अलग अलग होगा, r1 r2 r3 r4, और एनर्जी लेवल E1 E2 E3 E4। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे उसकी रेडियस और एनर्जी लेवल की वैल्यू बढ़ेगी। रेडियस हम लोग किसी भी सेल का रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो रेडियस निकालने का फार्मूला r = 0.529 into n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, जहां पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और z बताया था कि एटम का एटॉमिक नंबर है, और एंगस्ट्रॉम यूनिट 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर होता है।
और एनर्जी लेवल फाइंड आउट करने का फार्मूला है E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जहां पर जेड क्या है एटॉमिक नंबर है और एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे तो उसका फार्मूला 2n स्क्वायर। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या होगा तो 2n स्क्वायर। बताया कि सेल होता क्या है, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग का एक सर्कुलर पाथ है, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 2n स्क्वायर के बराबर है। तो किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो 2n स्क्वायर। n की वैल्यू 1 लोगे के सेल पे इंडिकेट कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 लोगे l से n की वैल्यू 2 लेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 * 2 8 आएगा। इस तरह हम लोग किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चलो डिस्कस करते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं 2-3 हो चुका है इसके बाद हम लोग कल 20 मिनट को दिए थे। कल हम लोग ऐसे क्वांटम नंबर स्टडी कर रहे थे। तो बच्चा कल की क्लास क्या रहा होगा, कल की क्लास में हम लोग ऐसे मुथल क्वांटम नंबर स्टडी कर रहे थे हम लोग और बताया था कि ऐसे मुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको सब सेल के बारे में नॉलेज देता है। बताया था कि 4 तरह के सब सेल होते हैं, क्या क्या एस पी डी और एफ, और ये चारों के चारों बताया था कि फिजिक्स में तुम पढ़ोगे हर क्लास जाने के बाद 4 तरह की स्पेक्ट्रल लाइन होती है। स्पेक्ट्रम नाम सुना होगा, 4 तरह की स्पेक्ट्रल लाइन होती है, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। इन्हीं का पौधा लेकर के सब सेल का नाम रखा गया है एस पी डी और एफ। लेकिन कंपटीशन में हम इसके ऊपर भी चल सकते हैं, जी एच आई भी कर सकते हैं। सबको बताया था कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है एल, इसकी वैल्यू एन के ऊपर डिपेंड करती है और एल निकालने का फार्मूला है एल इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, यानी हमेशा एल की वैल्यू n से 1 कम आएगी। एल की वैल्यू हमेशा हमेशा n से 1 कम आएगी। अगर हम एक तरफ स्मॉल n ले लें और दूसरे साइड में अराउंड वैल्यू ऑफ n ले लें, n की सबसे पहली वैल्यू हम लोग क्या पढ़ाया गया है तो k से पढ़ाया गया। अगर n की वैल्यू हम लोग 1 ले लें कि फार्मूला करके 1 तो 1 में से बन जाएगा कि 0, तो 0 टू 0, 0 टू 0 मतलब 0। l की वैल्यू बताई जाती है 0 लोगों के लिए s सबसेट को इंडिकेट, यानी हमेशा s सबसेट के लिए l की वैल्यू s के लिए l की वैल्यू 0 दी है और कभी भी m और l का वैल्यू बता दीजिए। प्रकाश तुम करो। हेलो सर। सत्यम क्या हो गया सत्य प्रकाश? सर एल इक्वल टू क्या बोलेंगे सर? इक्वल टू क्या बोलेंगे सर? क्या कर रहे हो? हेलो, एल इक्वल टू क्या बोले वो फॉर्मूला बताया कि l इक्वल टू फार्मूला 0 टू n माइनस 1। हाँ ठीक है, ये फार्मूला है l निकालने का। ओके सर। अब देखो n की वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं, ये सेंस का
n की वैल्यू यहाँ रखोगे 1 तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, ये 0 to 0 मतलब 0, l की वैल्यू 0 आएगी, s सबसे को इंडिकेट वाले सबसे, फिर n की वैल्यू 2 लोगे, ये l सेल को इंडिकेट करेगा, n की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1, पढ़ोगे 0 to 1, n की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे, तो मैथ के स्टूडेंट को 0 to n माइनस पाता है, n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 में से 1 गया तो 1, तो 0 to 1 दो वैल्यू हुआ, 0 और 1, अब l की वैल्यू 0 होगी तो s सबसेट, l की वैल्यू 1 होगी तो p सबसेट, और कभी भी ये n की वैल्यू और इधर l की वैल्यू सेम नहीं आएगी, कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, हमेशा l की वैल्यू n से एक कम आएगी, और p सबसेट के लिए l की वैल्यू 1 दिया जाएगा, n की वैल्यू 3 लेंगे, m सेल n की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2, तो 0 to 2, तो 0 to 2 मतलब 0 1 और 2, अब l की वैल्यू 0 दोगे तो s, l की वैल्यू 1 दोगे तो p, l की वैल्यू 2 दोगे तो इसको d सबसेट है, n की वैल्यू 4 दोगे तो n से, अब हमेशा d के लिए तुम l की वैल्यू 2 दोगे, d के लिए l की वैल्यू 2, अब n की वैल्यू 4 देंगे तो n से, n की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3, तो 0 to 3, तो 0 to 3 मतलब 0 1 2 3, अब l की वैल्यू 0 आई, s सबसेट इंडिकेट करेगा, l की वैल्यू 1 आएगी तो p सबसेट को, l की वैल्यू 2 आएगी तो d सबसेट को, l की वैल्यू 3 आएगी तो f सबसेट, सारे f सबसेट के लिए l की वैल्यू जो p लोगे, इतना तो तुम्हारा काम चल जाएगा, इसके ऊपर अगर चलना है, n की वैल्यू 5 लोगे तो 4 से, n की वैल्यू यहाँ 5 लोगे तो 5 में से 1 गया तो 4, 0 to 4, तो 0 to 4 मतलब 0 1 2 3 4, अब l की वैल्यू 0 आएगी, s सबसेट, l की वैल्यू 1 आएगी तो p सबसेट, l की वैल्यू 2 आएगी तो d सबसेट, l की वैल्यू 3 आएगी f सबसेट, पूरा है तो g सबसेट, तो सारे s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3, g के लिए l की वैल्यू 4 हो जाएगा, बताया क्वेश्चन में मिलेगा कि सबसे पहला g सबसेट इस क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 में सबसे पहला g सबसेट है, अब हम लोग अच्छा बताए कोई क्वांटम नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, हमेशा s के लिए s सबसेट के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए l की वैल्यू 3 होगी, अब फिगर बनाएंगे किसी भी एटम में, तो सबसे पहले सेंटर पे क्या रहेगा, न्यूक्लियस, ये सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 1 यानी इसको इंडिकेट करता है k सेल को, n बराबर 1 में एक सबसेट है कौन, s सबसेट, तो अपना एटम का ऐसे गोल गोल बना लेना, फिर n बराबर 2 होगा तो उसमें दो सबसेट है s और p, n बराबर 2 में दो सबसेट है s और p, फिर n बराबर 3 में तीन सबसेट है s p e, n बराबर 3 में तीन सबसेट है s p d, n बराबर 4 में चार सबसेट है s p d f, n बराबर 4 में चार सबसेट है s p d और f, अब बताए थे अगर कोई कहेगा मेरा घर गाजीपुर है तो नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि गाजीपुर यूपी में भी आता है, बिहार में भी, दिल्ली में, तो जैसे तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट बिना स्टेट के नहीं जाना जा सकता, वैसे ही कोई भी सबसेट बिना सेल के नहीं जाना जा सकता, जैसे अगर कोई तुमसे कह दे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे सबसेट में खोजो तो नहीं खोज पाओगे,
एल सबसेट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आगे भी है। तो कोई भी सबसेट बिना अपने सेल के नहीं जाना जा सकता। तो किसी भी सबसेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? ये एस सबसेट n बराबर 1 में है, इसको डिनोट करेंगे 1 यस, यानी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सामने लिखेंगे। ये s और p इसमें है 2 में, इसको डिनोट करेंगे 2 यस 2 p से। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। ये देखो, ये एस पी बी किसका है? बराबर p का, इसको डिनोट करते हैं 3 यस 3 p 3। ये एस पी डी एम किसका है? बराबर 4 का, इसको डिनोट करते हैं 4 यस 4 p 4 d और 4 यस। तो बताएं क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछेगा कि 2p के लिए n और f की वैल्यू बताएं। तो कितना गधा भी बच्चा रहेगा तो एकदम आंख बंद करके किसी भी सबसेट में t सामने जो दिखेगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। ठीक, सामने 2 दिख रहा है तो n की वैल्यू हो जाएगी, और l की वैल्यू देखो, p सबसेट के लिए l की वैल्यू 1, p सबसेट है तो l की वैल्यू 1। क्या आंसर हो जाएगा? एक एक नंबर की इस तरह के क्वेश्चन आप पूछेंगे किसी से। दे देंगे कि 3D के लिए n और l की वैल्यू बताइए, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जो सामने दिख रहा है इसका क्वांटम नंबर हो जाएगा। n बराबर 3 हो गया, और ये d सबसेट है, d सबसेट के लिए l की वैल्यू 2 है, n बराबर 2 हो जाएगा। एक इस तरह का भी क्वेश्चन देगा आपको, l की वैल्यू दे देगा, अब पूछेगा किस सबसेट को इंडिकेट करें। तो
दे देगा कि n बराबर 3 है और l बराबर 1 है, तो ये किस सबसेल को इंडिकेट करेगा? l बराबर 1 किसको इंडिकेट करता है? p सबसेल को p बना लीजिएगा। n बराबर 3 है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सामने आंसर हो जाएगा 3। जैसे अगर आपको दे दे कि n बराबर 4 है और l बराबर 3 है, इस सबसेल को इंडिकेट करेगा। l बराबर 3 किसको इंडिकेट करता है? f सबसेल को बना दीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सामने लिखिए, आंसर हो जाएगा 4f सबसेल। बोलो यहां तक कोई डाउट आपको? यहां तक कल भी बताया था। हाँ बोलिए, यहाँ की कोई समस्या नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अब देखो बात, अब आईटी में बहुत पॉपुलर एक क्वेश्चन आता है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, मेडिकल और इंजीनियरिंग के, तो एक देता है क्वेश्चन की कोई भी सबसेल दे देगा, जैसे 3D दे देगा और कहेगा कि इसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट, ऑर्बिटल एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर कहता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें। तो पहले तो बच्चे को हम बताएं ना कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। पहले तो ऑर्बिटल क्या होता है, तो देखो तुमने पढ़ा था सेल, तुमने पढ़ा सब सेल, अब एक वर्ड आने जा रहा है ऑर्बिटल। क्या होता है ऑर्बिटल? ऑर्बिटल कहते किसको है? जैसे तुम्हारा घर पापा बनवाए होंगे, तो तुम्हारा घर पापा हमेशा 3D बनवाए होंगे। तुम्हारा पापा घर बनवाए होंगे तो उसमें कमरे में लेंथ भी होगी, वेट भी होगा, हाइट भी होगा, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर होगा तुम्हारे घर। तो जैसे तुम्हारा घर 3D है, तुम्हारा घर 3D है, वैसे ही भगवान ने इलेक्ट्रॉन का घर भी 3D बनाया है। साइंस में साइंटिस्टों ने भी इलेक्ट्रॉन का घर 3D ही बनाया है। तो तुम फुटबॉल रखे होगे घर पे, फुटबॉल का स्ट्रक्चर 3D होता है, फुटबॉल में लेंथ भी होता है, वेट भी होता है और हाइट भी होता है। एटम का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक द फुटबॉल की तरह है, जिसमें न्यूक्लियस बीच में रहता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवाल्व करते हैं। तो देखो दो तरह के रीजन है, दो तरह का एरिया है न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जिस 3D एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा वो ऑर्बिटल है। The 3-dimensional region around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जिस 3D एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो उसको ऑर्बिटल कहते हैं, और जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको नोड। मतलब ऐसे समझो, इस तरह घर में 5 कमरा है, तो पापा तुमको एक कमरा दे दिए, एक कमरा में मम्मी पापा रहते हैं, एक कमरे में तुम रहते हो, एक कमरे में कोई गेस्ट आ गया हो रहा है, मान लो गेस्ट आया हुआ है, 2 कमरा खाली पड़ा, तो हम खोजना शुरू करेंगे तो 3 कमरे में लोग मिल गए, 2 कमरे में कोई नहीं, तो जिस 2 कमरे में कोई नहीं मिलेगा उसको नोड नाम देते हैं, या NOD, इसके बारे में भी आगे बताने वाले हैं। और जिस कमरे में कोई दिख गया उसको ऑर्बिटल नाम देते हैं। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस 3D एरिया में हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए उस 3D एरिया को ऑर्बिटल नाम देंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा उसको हम लोग नोड नाम देंगे। अच्छा, तो न्यूक्लियस को क्या नाम दोगे, ऑर्बिटल की नोड? नोड। नोड, क्योंकि कक्षा 9 में पढ़ाया गया था कि न्यूक्लियस में केवल 2 ही चीज रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो न्यूक्लियस नोड कहलाएगा। वेरी गुड।
तो देखो आर्बिटल वर्ड का मतलब समझे, आर्बिटल करने का मतलब क्या है? नहीं समझे? ठीक है, ठीक है। तो ऑर्बिटल का मतलब क्या है? सीधे सीधे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो 3D एरिया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो, मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस और ये तुम्हारा 3D एरिया जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, इलेक्ट्रॉन का मास मान लो m है, m और मास की वेलोसिटी सपोज करो कि v। तो बच्चा फिजिक्स में फार्मूला पढ़ता है कि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चा जानता है, 10th में बच्चा पढ़ा होगा। और अगर तुम सेंटर से r डिस्टेंस पर मोमेंटम निकालो, r डिस्टेंस, उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। r से मल्टीप्लाई कर देते हैं मोमेंटम में, mv इनटू r हम लोग एंगुलर मोमेंटम। और आर्बिटर में इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे तो उसको हम लोग आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम। और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है h अपान 2 पाई अंडर रूट l ब्रैकेट में l प्लस 1। h का नाम सुना होगा हर बच्चे ने, कक्षा 9 में इसको लिया होगा। कक्षा 9 में बताया गया होगा कि जैसे अगर कोई भी लाइट है, वो वेव के पास मोशन कर रहा है, वेव की जो एनर्जी होती है और वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको न्यू पढ़ना। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या h एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग प्लैंक कांस्टेंट कहेंगे। ये फार्मूला पढ़ेंगे कि h h को हम लोग प्लैंक कांस्टेंट कहेंगे। 9th में रहा होगा। नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, जानते रहना अलग अलग वेव की एनर्जी अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग वेव की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो किसी भी वेव की एनर्जी और वेव की फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव आएगी उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी। तो प्रोपोर्शनल हटाओ तो कांस्टेंट लगाओगे, इस h को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको प्लैंक दिया था, इसलिए इसको हम लोग प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। तो देखो आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला क्या है? h अपान 2 पाई अंडर रूट l ब्रैकेट में l प्लस 1। यहाँ h एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, और l तुमको पता ही है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत आपको? ठीक है, अब सुनो वाला आईटी पाला क्वेश्चन इस पर ये पूछता है, आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? n के ऊपर, l के ऊपर, n और l के ऊपर s के। तो यश तो तुमको पता ही है, प्लॉट कांस्टेंट है, मैथमेटिक्स में 2 और पाई जानते ही होंगे। तो इसके फार्मूला में केवल ये ला रहा है, यानी आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम पर एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, l पहला चीज। अब देखो, जैसे मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि 1 यस का आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम बताओ। ये तो यस के ठीक सामने 1 लिखा है, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 1, और यस के लिए l की वैल्यू, यस के लिए l की वैल्यू 0। तो निकालोगे इसका आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? h अपान 2 पाई अंडर रूट l की वैल्यू 0 लोगे तो ब्रैकेट में 0 प्लस 1, 0 से सब में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों?
क्लियर है? यस सर। तो देखो एक आईआईटी का ब्रेन वाला बच्चा क्या दिमाग सेट करता है कंपटीशन की दुनिया के लिए कि हमसे कंपटीशन में चाहे 1 ईयर्स का पूछेगा, चाहे 2 ईयर्स का पूछेगा, चाहे 3 ईयर्स का आंसर हमेशा 0 पे ही मारेंगे, क्योंकि उसको पता है कि 2 ईयर्स में n की वैल्यू चाहिए। n के ऊपर ये फार्मूला नहीं करता है, s के तो हमेशा l की वैल्यू 0 ही है। तो जो आंसर 1 ईयर्स के लिए आएगा वही 2 ईयर्स के लिए आएगा, वही 3 ईयर्स के लिए आएगा, क्योंकि सारे s के हमेशा l की वैल्यू क्या लोगे? 0 ही रखोगे यहाँ पे। सर हाँ बोलो। सर वो जो फॉर्मूला बोले वहां से समझ में नहीं आया सर। अच्छा सर, प्रकाश राय तुम्हारे नेटवर्क काम करेगी से हो ना तुम? हेलो सर। रेवती वाले हो ना तुम? जी जी। तुमको दिक्कत आएगी माता, लेकिन क्यों नहीं चल रहा है? ये फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो देखो फार्मूला क्या है, कल पर ध्यान से। फार्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। होता क्या है ऑर्बिटल एंगुलर? ऑर्बिटल का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है 3D एरिया। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है Yes, सेंटर से r डिस्टेंस पर मोमेंटम निकालोगे। अब मोमेंटम जानते हो कि मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम का। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला क्या बनता है? h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l ब्रैकेट में l प्लस 1। ये फार्मूला है। h कहां पर क्या है? तो एक कांस्टेंट है, बस इतना जानो कि h को प्लान कांस्टेंट करते हैं, अभी आगे पढ़ाएंगे इसको डिटेल में। h क्या है? सर उसमें इसको प्लान कांस्टेंट करते हैं, ठीक? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसमें कोई इक्वेशन लगवाए थे जो अभी ना। अरे यार यही इक्वेशन तो लिखे थे जो ऊपर h अपॉन 2 पाई हाँ हाँ अंडर रूट l ब्रैकेट में यस l। सर सर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा वो सुनो। तुमसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 3D के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए 3D के लिए। तो 3D का और n की वैल्यू बताओ कितनी होगी? n की वैल्यू बोलो, n की वैल्यू कितनी होगी सर 3D के? दिखाई नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। सर दिखाई नहीं दे रहा सर। कैसे पढ़ोगे तुम यार? तुम्हारा नेट की प्रॉब्लम, तुम रहने दो ना। गाँव में जाके बैठे हो लोग कहाँ? ऑफलाइन आना तब पढ़ना तब। अरे 3D के लिए n की वैल्यू बताओ तो सुनाई दे रहा है। 3D के लिए n की वैल्यू कितनी होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे? कहे थे गदास गदा बच्चा बता दे कि d के सामने जो लिखा हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। और d के लिए l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू। तो हमको l से क्या मतलब है? हमको तो l से मतलब ना है, l से, क्योंकि हमारे फार्मूले में l है। तो रख दो h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l की वैल्यू कितनी कर देंगे? 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 l लिमिट कर देंगे। 2 प्लस 1 3 into 2 6। तो आंसर आ जाएगा h अपॉन 2 पाई अंडर रूट 6। अब बच्चा अगर आईटी का ब्रेक रखता है उसके साथ टीडी से अगर 40 पूछेगा तभी यही टिक मार करके आएंगे, क्योंकि यहाँ भी n की वैल्यू 4 हो जाएगी लेकिन d के लिए l की वैल्यू 2 ही रहेगी। सर वाले समझे? यस सर। जरा बताओ सब निकाल के 2p के लिए निकाल के बताओ सब अपना आंसर। सर p का 0 होता है ना, तो 2p के लिए 0 ही होगा। क्या p के लिए 0 होता है? कौन बोल रहा है? कौन बच्चा है? सत्यप्रकाशी है क्या? 2p के लिए, p के लिए l की वैल्यू 0 लिखवाए हैं क्या यार? यार देखो तो इसमें p के लिए l की वैल्यू कितनी लिखवाई गई है? वन। हाँ 1। तब तो 0 कैसे हो जाएगा? 1
कौन जीरो बोल रहा था? तो यहाँ सामने 2 लिखा है तो n की वैल्यू 2 होगी और p के लिए l की वैल्यू 1 होगी। तो हमको n से क्या मतलब है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मतलब है नहीं, तो एग्जीक्यूटिव से मतलब है h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l की वैल्यू कितना ले लेंगे 1। यहाँ l की वैल्यू 1 ब्रैकेट में, यहाँ l की वैल्यू 1 प्लस कितना आ जाएगा h अपॉन 2 पाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस तो अब लास्ट में बताओ सब क्वांटम नंबर पानी खत्म हो गया। तो बताओ 4m बताओ सबको, सही से कैलकुलेट करना सर। अच्छा 0.2 पाई अंडर रूट 12। अच्छा 0.2 पाई अंडर रूट 12। f के लिए l की वैल्यू हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। f के लिए l की वैल्यू 3 है। तो फार्मूला रख देगा बच्चा h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l की वैल्यू 3 रख देगा। l की वैल्यू 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4 into 3 12 h अपॉन 2 पाई अंडर रूट 12 हो गया। वेरी गुड। क्या है यार इसमें, अगर ये सब नहीं सीख पा रहा तो मैथमेटिक्स कैसे पढ़? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया है सबको? अब देखो हम लोग क्वांटम नंबर की सहायता से किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस खोज रहे थे। अगर हमसे कह दिया जाएगा कि n बराबर 3 है और n बराबर 1 है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस खोजो। n बराबर 3 कहेगा तो तुम उसको पूरे एटम में थोड़ा ही भटकोगे। n बराबर 3 कहेगा तो डायरेक्ट यहाँ आओगे, m सेल में आओगे। n बराबर 3 दिया तो डायरेक्ट पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन m सेल से बिलोंग करता है और m सेल में आए तो 3 सबसेल है, ds dt dd। l बराबर 1 दिया है तो l बराबर 1 किसके लिए होता है? t सबसेल के। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को किससे खोजोगे? n बराबर 3 के p सबसेल में इलेक्ट्रॉन को खोजोगे। यानी n पता रहेगा तो सेल पता चल जाएगा और l की वैल्यू पता रहेगी तो इलेक्ट्रॉन की सबसेल से बिलोंग करता है ये पता चल जाएगा। तो आज 2 क्वांटम नंबर कंप्लीट खत्म कर दिए।